भैया इलॉन मस्क जो हैं वो इंसानों के दिमाग में बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हमारी आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कांड हम आपको बताएंगे जहाँ से प्रयोग निकलता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इसमें एक इंसान बिना हाथ पैर हिलाए डायरेक्टली अपने दिमाग से कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है। ऐसा मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि इस पेशेंट के दिमाग में एक चिप इम्प्लांट की गई है। वो चिप जिसे इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक तैयार करती है। ये आदमी जो है ये क्वाड्रिप्लेजिक है, मतलब इसके हाथ पैर नहीं हिला सकता। ये लकवे जैसी कंडीशन है। न्यूरालिंक इम्प्लांट की शुरुआत भले ही कुछ लकवे जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए हो रही है, लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुकने नहीं वाला है क्योंकि इसकी जड़ें एक बहुत बड़े कांड से जुड़ी हैं। ये इलॉन मस्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संघर्ष का नतीजा है। न्यूरालिंक का असली मकसद समझने के लिए हमें ये कहानी समझनी बहुत ज़रूरी है। ये सब लोग जो हैं ये एआई की दुनिया में सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं और इन सब के तार इलॉन मस्क से जुड़े हैं। आज हम देखेंगे कि इस एआई की दुनिया में कैसे कुछ उथल पुथल, कुछ खींचातानी होती है और वहाँ से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की टेक्नोलॉजी यानी न्यूरालिंक चिप नए सिरे से रूप लेती है। कैसे आगे चलकर इन दोनों टेक्नोलॉजीज का संगम मानवता के इतिहास में सबसे बड़े, प्रभावशाली और अजीब से प्रयोग को जन्म दे सकता है। अभी अपन इन सबको छुपा देते हैं। जैसे जैसे कहानी अपनी आगे बढ़ेगी इन लोगों को भी अपन अनफोल्ड करते चलेंगे। कहानी शुरू होती है आज से करीब 25 साल पहले। 1990s में बाजार में इंटरनेट की लहर थी और इस लहर पर सवार होकर बहुत सारी नई उम्र के लौंडे कामयाब हुए। उन्हीं नामी चेहरों में से एक नाम था इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने पीटर थियल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी खड़ी की जिसका नाम है पेपाल। साल 2002 में सक्सेसफुल होने के बाद पेपाल को ईबे ने एक्वायर कर लिया। चूंकि मस्क के पास पेपाल के सबसे ज्यादा शेयर थे, इसलिए मस्क को इस डील का सबसे ज्यादा पैसा हाथ लगा। इस नए पैसे से इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी शुरू की। स्पेसएक्स का मकसद है मनुष्यों को पृथ्वी से निकालकर दूसरे प्लैनेट्स पर भेजना, ताकि पृथ्वी पर किसी भयानक हादसे की सूरत में हमारी मानव जाति पूरी तरह खत्म ना हो जाए। हमारे पास बैकअप के तौर पर एक दूसरा ठिकाना भी हो, जैसे मंगल ग्रह। इस ठिकाने तक पहुंचने के लिए बहुत ताकतवर रॉकेट्स चाहिए होंगे और स्पेसएक्स यही रॉकेट्स तैयार करने में लगी है। मस्क का ये सपना जितना महत्वाकांक्षी है, ये उतना ही चुनौती भरा काम भी था। शुरुआती सालों में स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च लगातार फेल होते हैं और साल 2009 आते आते मस्क का पैसा खत्म होने लगता है। ऐसे में उनके पेपाल के पुराने साथी पीटर थियल ने स्पेसएक्स में पैसा फूंका, इन्वेस्ट किया और मस्क की इस कंपनी को डूबने से बचाया। देखो, पेपाल बेचने के बाद पीटर थियल ने एक इन्वेस्टर के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया था। थियल की स्टार्टअप्स पर अच्छी पकड़ थी और मार्केट्स की भी अच्छी समझ थी और वो नई और उभरती हुई जो कंपनियां होती हैं ना, उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। उनकी ये किताब है 0 to 1, जिसमें इसी से जुड़ी उनकी जो समझ है वो साझा करते हैं। इसी में हमें मस्क का जो बिजनेस प्लान है टेस्ला को लेकर, और वही हमें एक पैटर्न न्यूरालिंक में रिपीट होते हुए दिख रहा है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन अभी पीटर थियल के इन्वेस्टमेंट्स हम देख लेते हैं कुछ। जब फेसबुक को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, तब पीटर थियल इसके पहले बाहरी इन्वेस्टर बनते हैं। इन्वेस्टिंग को लेकर थियल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत तगड़ा रहा है और उनके इसी रिकॉर्ड से हमारी कहानी के पहले तार जुड़ते हैं। पीटर थियल ने फेसबुक, स्पेसएक्स और कई नामी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के अलावा ब्रिटेन के एक एआई स्टार्टअप में भी निवेश किया था जिसका नाम है डीप माइंड। इस इन्वेस्टमेंट के करीब 2-1 साल बाद साल 2012 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की पीटर थियल ने। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था ना, उसके फाउंडर्स को बुलाया। यहाँ स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क की मुलाकात डीप माइंड के फाउंडर से होती है। ये डीप माइंड के फाउंडर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, वीडियो गेम डिजाइनर और एआई रिसर्चर थे। इनकी उम्र थी करीब 35 साल और नाम है इनका डेमिस हेसेबिस। उस कॉन्फ्रेंस में मस्क और हेसेबिस के बीच अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, उनकी वाइब्स मैच हो जाती हैं। इसके बाद मस्क ने डेमिस हेसेबिस को अपनी स्पेसएक्स रॉकेट फैक्ट्री आने का न्योता दिया कि आओ भाई, देखो, देखते हैं क्या कर रहे हैं अपन। यहाँ मस्क के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मस्क और हेसेबिस दोनों स्पेसएक्स की फैक्ट्री की जो कैंटीन है वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। इस कैंटीन से रॉकेट की असेंबली लाइन साफ दिखती है। वहाँ देखते हुए ऐसे विजनरी टाइप एकदम बातचीत के दौरान मस्क डेमिस हेसेबिस को ताकतवर रॉकेट्स बनाने का अपना मकसद समझाते हैं। कि वो बताते हैं कि इन रॉकेट्स के जरिए एक दिन हम मंगल ग्रह पर जाएंगे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बचाए रखने के लिए ऐसा करना अपन को ज़रूरी है भाई डेमिस भाई। कल को अगर विश्व युद्ध, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट या किसी दूसरे ये महामारी हमारी किसी खतरे से पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने लगे तो कोई दूसरा बैकअप होना चाहिए ना, कोई ठिकाना होना चाहिए मंगल ग्रह टाइप का। तो वहाँ ये रॉकेट्स अपन को लेके जाएंगे, उसमें बहुत काम आएंगे। अब यार कोई भी आदमी इतने बड़े प्लान के बारे में सुनकर या तो उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है या फिर उसे लगता है कि क्या बात कर, बेतुका लगता है कि क्या है।
लेकिन हेसेबिस ने मस्क के इस प्लान में एक बहुत बड़ी चूक निकाल दी, एक गलती पॉइंट आउट की। हेसेबिस ने समझाया कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं। देखो, हेसेबिस जो थे ना, वो एआई रिसर्चर थे, तो और डीप माइंड एआई वाला स्टार्टअप ही था। तो वो मस्क का ध्यान इस ओर खींचते हैं कि भविष्य में मशीन्स सुपर इंटेलिजेंट बनकर हमें पीछे छोड़ सकती हैं, हमें यानी ह्यूमंस को। शायद वो हमें समाप्त करने का फैसला भी ले लें, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो हेसेबिस ने मस्क को इस प्रलय की सूची में, जो उन्होंने बताया, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, महामारी और विश्व युद्ध, ये सब, तो उसमें एक और खतरा जोड़ने के लिए कहा। उस खतरे का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इलॉन मस्क कुछ देर के लिए चुप हो गए, स्पीचलेस। उन्होंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा और मस्क को लगा कि इस बात में दम तो है यार, एआई वाकई हमारे भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। हेसेबिस की ये बात मस्क को कितनी जम गई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके बाद मस्क ने हेसेबिस की कंपनी डीप माइंड में तुरंत $5 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए, ताकि मस्क को पता चलता रहे कि इस कंपनी में एआई से जुड़ा क्या काम हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। हेसेबिस से इस मीटिंग को कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और इलॉन मस्क अपने एक दोस्त से मिलते हैं और उसको डीप माइंड और एआई की इस प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। मस्क के इस दोस्त का नाम है लैरी पेज। लैरी भैया जो हैं वो गूगल के फाउंडर रहे हैं और मस्क से इनकी अच्छी खासी दोस्ती रही है। अक्सर इलॉन मस्क पोलो ऑल्टो में लैरी पेज के घर चले जाते थे। ये लोग रात भर गेम्स खेलते और ज़माने भर की बातें करते थे। तो उन दिनों इलॉन मस्क की सुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अटकी हुई थी, डेमिस के कारण। तो रात के वातावरण में जो डिस्कशंस होते हैं उसमें इलॉन मस्क एआई को घसीटते रहते थे। लेकिन लैरी पेज को ये एआई के खतरे वाली मस्क की बातें जम नहीं रही थी कि यार ये फालतू सेंटी हो रहा है। इन दोनों के बीच एआई और उसके भविष्य को लेकर गहरी असहमति पैदा हो रही थी। और इनके बीच ऐसा नहीं होता लेट्स अग्री टू डिसअग्री, नहीं, लफड़ा हो गया। तारीख थी 28 जून 2013। ये इलॉन मस्क के बर्थडे का दिन था। तो भाई ने बर्थडे पार्टी रखी थी और पार्टी में उसका यार भी आया था, लैरी पेज। अब देखो यार, अपन लोग पार्टी वार्टी में पी खा के थोड़ी बहुत मतलब सीन क्रिएट हो जाता है, का सहारा लेना छोड़ने का दिया, फिर अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस पार्टी में इलॉन मस्क और लैरी पेज के बीच एआई को लेकर तगड़ी बहस हो गई। इलॉन मस्क का कहना था कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड सेफगार्ड्स नहीं बनाएंगे, इसकी नाकेबंदी नहीं करेंगे किसी तरीके से, तो एआई सिस्टम्स ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे में हमारी स्पीशीज यानी हमारी मानव जाति निरर्थक हो जाएगी या शायद खत्म भी हो जाए। लैरी पेज ने कहा, इसमें दिक्कत की बात क्या है, परेशान क्यों हो रहा है भाई, चिल मार। अगर मशीन्स इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस में भी मतलब ह्यूमंस को पीछे छोड़ देती हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये बस इवोल्यूशन का अगला स्टेप होगा। मस्क का कहना था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस यूनिवर्स में झिलमिलाती हुई एक बेशकीमती ज्योति की तरह है और हमें ये ज्योत जलाए रखनी है, बुझने नहीं देनी है। लैरी पेज को लगा कि ये इमोशनल बगैती कर रहा है, तुम फालतू सेंटिया रहे हो भाई। अगर मशीन्स में कॉन्शियसनेस पैदा हो सकती है तो वो भी बराबर से कीमती हो जाएगी ना। मतलब ह्यूमंस कॉन्शियसनेस में ऐसा क्या है, क्या खास है इसमें? कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस है, चेतना चेतना है, इंसान में हो मशीन में हो। लैरी पेज का कहना था। अरे यार देखो, हमने कास्टिस्ट लोग देखे हैं, जातिवादी, रेसिस्ट लोग देखे हैं, नस्लवादी, सेक्सिस्ट लोग भी होते हैं, है ना, आपने भी देखे होंगे या क्या पता आप खुद होंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। लेकिन इस बहस में लैरी पेज ने इलॉन मस्क को स्पीशिस्ट कह दिया। वो स्पीशिस्ट होने का आरोप लगा दिया, प्रजातिवादी, यानी एक ऐसा आदमी जो अपनी स्पीशी, प्रजाति के पक्ष में बायस्ड है। मतलब यू आर अ स्पीशिस्ट। इलॉन मस्क का जवाब था कि वेल यस, आई एम प्रो ह्यूमन, मुझे मानव जाति से प्यार है, एक ही गुनाह बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ऐसे तो नहीं बोला होगा, मैं अपने से बोल रहा हूँ। देखो, उस बर्थडे पार्टी में हम तो गए नहीं थे, तो ये सब बातें हमें वॉल्टर आइजैक्सन से पता चल रही हैं। उन्होंने बहुत कमाल की बायोग्राफी लिखी है इलॉन मस्क के ऊपर। खैर, अपन उस बहस पे चलते हैं। देखो, अपन लोगों में ऐसी बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता, आम लोगों में अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन पैसे वाले लोगों के लिए ना ये बहसें थोड़ी सी पार्टी वार्टी से निकल के भी जीवन में स्पिल हो जाती हैं, क्योंकि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मस्क की बर्थडे पार्टी के कुछ महीने बाद 2013 के आखिर में मस्क को पता चला कि लैरी पेज और गूगल डीप माइंड को खरीदने की कोशिशों में लगे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मस्क ने इन दोनों के बीच की ये डील रोकने के लिए खूब जोर लगाया। वो एक पार्टी में थे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर तुरंत पैसा वैसा इकट्ठा किया, बात की, और वो लॉस एंजलिस में पार्टी हो रही थी, उसको छोड़ के ऊपर एक कमरे में गए और डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हेसेबिस को स्काइप पे कॉल लगाया कि भाई बात करते हैं। इस कॉल में हेसेबिस को मनाने की भरपूर कोशिशें हुई मस्क की तरफ से, ताकि गूगल और डीप माइंड के बीच की ये डील रोकी जा सके।
मस्क ने कहा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य लैरी पेज के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कई बातें, डेमिस से घंटे भर स्काइप पर बात हुई लेकिन बात बनी नहीं। तो गूगल, जनवरी 2014 में गूगल ने डीप माइंड को अक्वायर करने का ऐलान किया। ये छोटा सा एआई स्टार्टअप, मतलब गूगल की तुलना में छोटा, अब गूगल के बड़े साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मस्क को इस बात से बहुत धक्का लगा गया दोस्त यार, और इसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं मस्क कि उनकी और लैरी पेज की दोस्ती में दरार पड़ने लगती है। आगे चलकर मस्क एआई से जूझने की जगह उसे अपनाने की तरफ रुख कर लेते हैं और उनकी आगे की कहानी यही कहते हुए बढ़ती है, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। और इस एक ध्येय वाक्य से मस्क की एआई के साथ सिम्बायोसिस की योजना बनती है, सह अस्तित्व, कि यार ये चीज़ रुकने तो वाली नहीं है, इसके साथ कैसे रहा जाए, ये सवाल पूछना। मस्क का ये प्लान तो बड़े लेवल का है, लेकिन हम अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म में यही अप्रोच अपना सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में भी एआई ने तेज़ी से तरक्की की है और आने वाले सालों में ये प्रोग्रेस रुकने वाली नहीं है। तो एआई से डरने की जगह हमें इसे अपना के इस्तेमाल करके देखना चाहिए। एआई के इतने बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे एक उडू का वेबसाइट बिल्डर टूल है, जिससे आप फ्री में बहुत आसानी से अपनी मर्जी की वेबसाइट बना सकते हैं। पहले ना वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे स्किल्स, कोडिंग वगैरह चाहिए होती थी, लेकिन अब हर कोई 4 क्विक स्टेप्स में अपनी वेबसाइट बना सकता है। देखो, udu.com पे विजिट करिए, ऐप्स में से वेबसाइट बिल्डर सेलेक्ट करिए और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके ये स्टेप्स फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी टाइप ऑफ वेबसाइट, कैटेगरी एंड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने कलर्स सेलेक्ट करने हैं। फिर आप वो पेजेस और वो फीचर्स सेलेक्ट करिए जो आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप ये है कि आपको बस अपनी वेबसाइट की थीम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इनका एआई आपकी ज़रूरत के मुताबिक वेबसाइट तैयार कर देगा और आप इनमें आगे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। उडू एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और इस पर बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि CRM एक होता है, अकाउंटिंग, सेल्स और बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड टूल्स। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका पहला ऐप उडू पे हमेशा के लिए फ्री रहेगा। जैसे कि आप इनमें से सबसे पहले वेबसाइट बिल्डर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कभी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको 1 साल का डोमेन फ्री मिलेगा और होस्टिंग और सपोर्ट भी आपको फ्री में मिलना है। आप ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से उडू का वेबसाइट बिल्डर टूल जाके देख सकते हैं और फ्री में अपने या अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। अभी मस्क की कहानी कंटिन्यू करते हैं। मस्क बड़े लेवल पे एआई को कैसे टैकल करने निकलते हैं और न्यूरालिंक का जन्म कैसे होता है, ये हमें आगे की इवेंट से पता चलता है। जब डीप माइंड को गूगल ने एक्वायर किया तो एआई का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी इलॉन मस्क के हाथ से निकल के लैरी पेज और गूगल के पास चला गया। तो इसके ज़रिए जो इलॉन मस्क का एआई को चेक और बैलेंस करने का प्लान था वो भी धरा रह गया। इलॉन मस्क ने एआई सेफ्टी के लिए कुछ दूसरी कोशिशें भी की। वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से एआई की सेफ्टी को लेकर बात करने लगे। मई 2015 में मस्क और राष्ट्रपति ओबामा के बीच एआई सेफ्टी को लेकर बातचीत हुई। मस्क को लगा कि ओबामा को बात समझ तो आई है, लेकिन वो इसके ऊपर कोई लीक से हट के कदम नहीं उठाने वाले हैं। इसके बाद मस्क ने दूसरा रुख अख्तियार किया। वो एआई से निपटने की नई योजना बनाते हैं और इस योजना का ध्येय वाक्य पहले आपको बता चुके हैं, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। ये एआई के संदर्भ में कही गई बात है, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो उसके साथ मिल जाओ। मस्क अलग अलग फ्रंटियर पर एआई की दुनिया में कदम रखते हैं उससे मिलने के लिए। पहले वो एक सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, 30 साल का लड़का जिसमें मस्क जैसी इंटेंसिटी थी। इस लड़के का नाम है सैम ऑल्टमैन। ये भाई साहब ओपन एआई के सीईओ हैं जी। पोलो अल्टो में एक डिनर के बाद मस्क और ऑल्टमैन के बीच सहमति बनती है। एक नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब बनाने का काम शुरू होता है। इसका नाम रखा गया ओपन एआई। आइडिया ये था कि वो अपने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स रखेंगे ताकि दूसरे एआई रिसर्चर इसे रीयूज़ कर सकें और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। मस्क को लगा कि इससे एआई की फील्ड में लैरी पेज के प्रभाव और गूगल के रसूख को टक्कर दी जा सकती है। एआई के लिए लैरी पेज और इलॉन मस्क अपने अपने दल में टैलेंटेड लोगों को खींचना चाहते थे। लैरी पेज में पहले ही डेमिस हैसाबिस और डीप माइंड को गूगल में मिलाकर मस्क को मात दे दी थी, लेकिन अब मस्क की बारी थी और मस्क ने गूगल में एक बड़ा हाथ मारने की तैयारी की। उस समय गूगल में एक बहुत तगड़ा एआई रिसर्चर काम किया करता था। इस आदमी का नाम है इलिया सुत्स्कीवर। ये पहले गूगल में काम किया करते थे। इलिया जो है वो एक रशियन मूल के तेज़ दिमाग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कम उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अच्छी पकड़ बना ली थी। वो एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जॉफ्री हिल्टन और स्टैनफोर्ड के चर्चित प्रोफेसर एंड्रू एंग के साथ काम कर चुके थे।
अपनी पढ़ाई के बाद इलिया ने जॉफरी हिल्टन की कंपनी DNN रिसर्च ज्वाइन की, लेकिन 2013 में गूगल ने इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। इसलिए 2013 से इलिया सुत्स्कीवर गूगल के डीप ब्रेन प्रोजेक्ट पर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। फिर 2015 में मस्क ने इलिया के सामने OpenAI ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा। इलिया को बहुत हैवी सैलरी, ज्वाइनिंग बोनस और OpenAI में को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट बनाने का ऑफर दिया गया। इलिया सुत्स्कीवर को इलॉन मस्क का ये ऑफर जम गया, उनकी बात भी जम गई और वो गूगल छोड़कर OpenAI के साथ फाउंडर, को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट बनने निकल गए। इस एक घटना ने, इनकी ज्वाइनिंग ने OpenAI में इलॉन मस्क और लैरी पेज के बीच बड़ी दरार पैदा कर दी। OpenAI की शुरुआत के साथ मस्क और लैरी पेज की दोस्ती खत्म हो जाती है, वो बातचीत बंद कर देते हैं। OpenAI के साथ इलॉन मस्क अपनी दूसरी कंपनियों से भी AI से जुड़ा काम करवाने लगे। इस बीच उन्होंने 2016 में न्यूरालिंक की शुरुआत की और जिस बिल्डिंग में OpenAI का दफ्तर था उसी में न्यूरालिंक का ऑफिस भी खोला गया। इसके अलावा मस्क अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में पहले से ही AI से जुड़े काम करवा रहे थे। दरअसल टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग एबिलिटी AI से ही मुमकिन हो पाती है और ये ऑटो पायलट वाली कार्स अच्छा खासा डेटा कलेक्ट करते हुए चलती हैं और ये डेटा किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के बहुत काम आता है। डेटा इज द न्यू ऑयल। आगे चलकर इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन को कन्विंस करने की कोशिश की कि OpenAI को टेस्ला के साथ मिला देना चाहिए, जो इनकी कंपनी थी। लेकिन ये बात ऑल्टमैन और OpenAI के अधिकतर लोगों को जमी नहीं, ये ठीक नहीं लगी। इन असहमतियों के बीच मस्क ने OpenAI का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश की, लेकिन बाकियों ने विरोध किया और मस्क की ये कोशिश असफल रही। अपनी दूसरी कंपनीज में AI डेवलप करने की जिद के चलते मस्क और OpenAI के रास्ते अलग अलग हो गए और 2018 के बाद मस्क ने OpenAI से किनारा कर लिया। OpenAI ने भी अपना नॉन प्रॉफिट और ओपन सोर्स मोटिव तज कर, जिसके ऊपर इसका नाम था, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग जुटा ली और आगे चलकर OpenAI क्लोज्ड और फॉर प्रॉफिट कंपनी हो गई। 2022 में इन्होंने अपने सबसे चर्चित प्रोडक्ट ChatGPT को मार्केट में लाकर तहलका मचा दिया। गूगल ने भी अपना चैटबॉट बार्ड रिलीज किया और OpenAI को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन वो उतने अच्छे से कर नहीं पाए। पर आज दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज है और पूरी दुनिया में इन्होंने AI को लेकर माहौल गर्म कर रखा है। लेकिन 2018 के बाद मस्क OpenAI से और इन सब से दूरी रहे और वो अपनी कंपनियों में कई AI प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे टेस्ला ऑप्टिमस नाम से एक रोबोट बना रही है जिसमें असली दुनिया में नेविगेट करने की, जैसे हम आप नेविगेट करते हैं इस दुनिया में, वैसी कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा डोजो नाम का एक सुपर कंप्यूटर भी है टेस्ला का, जिसमें लाखों करोड़ों वीडियोस से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो जो न्यूरल नेटवर्क है, जो कि एक प्रोग्राम ही है, उसे ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करने जैसा बनाया जा सके, दिमाग की नकल की जा सके एक तरीके से। 2023 में मस्क ने OpenAI का राइवल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, इसे वो XAI कहते हैं और ChatGPT की तरह XAI का अपना एक चैटबॉट भी है जिसका नाम है ग्रॉक। मस्क के मुताबिक इस कंपनी का गोल है XAI का टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स। फिलहाल लेकिन XAI OpenAI से काफ़ी पीछे है, उन्हें समय लगेगा। लेकिन मस्क के इन सभी प्रोजेक्ट्स के अलावा जो एक सिस्टर प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, उस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछली कुछ वीडियोस से। वैसे तो न्यूरालिंक AI कंपनी नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व अल्टीमेटली AI से जुड़ा हुआ ही है। हमने समझा कि न्यूरालिंक कैसे इस कांड से निकल के आया और एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है इलॉन मस्क के AI के अनुषांगिक संगठनों में से एक। तो अभी इस कांड को हमने समझ लिया, इसको किनारे कर देते हैं और आराम से न्यूरालिंक पर बात करते हैं। मस्क को ऐसा लगता है कि AI की बढ़ती ताकत के साथ सेफ्टी इंश्योर करने का एक दूसरा रास्ता है। अगर AI की तरक्की को रोका नहीं जा सकता तो उस लहर के ऊपर सवार हुआ जा सकता है। मस्क का कहना है कि ये रोबोट्स और AI सिस्टम्स हम मनुष्यों की मर्जी के हिसाब से चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपने गोल्स, इनके अपने इरादे पैदा हो जाएं और इसके नतीजतन हम मनुष्य बेकार और बौने और बर्बाद हो जाएं। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमंस और AI का सिम्बायोसिस ज़रूरी है। सिम्बायोसिस मतलब सह अस्तित्व, साथ में मिलजुल कर रहना, वो भी ऐसे कि अपनी मर्जी से चले, इस तरह का सह अस्तित्व। और मस्क की इस ह्यूमन AI सिम्बायोसिस वाली योजना में सबसे अहम टेक्नोलॉजी होगी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। यही टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए साल 2016 में मस्क ने कुछ टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया और न्यूरालिंक का जन्म हुआ। शुरुआती सालों में ये टीम बहुत सीक्रेटिवली काम करती रही। न्यूरालिंक में क्या चल रहा है ये बाहर किसी को नहीं पता था। अपने गठन के 3 साल बाद न्यूरालिंक की करतूत पहली बार दुनिया के सामने आई। 2019 में न्यूरालिंक ने एक इवेंट रखी। इस इवेंट में वो अपने अब तक के काम का ब्यौरा देते हैं पहली बार, और यहाँ से 2 मेन चीज़ें सामने आई।
एक तो वो चिप जिसका प्रोटोटाइप जो उन्होंने तैयार किया था, जिसे किसी आदमी के दिमाग में इम्प्लांट किया जाएगा, और दूसरा वो रोबोट जो बहुत प्रिसीजन के साथ सर्जरी करेगा, न्यूरो सर्जरी, और ये चिप आदमी के दिमाग में इम्प्लांट करेगा। इस प्रेजेंटेशन का मकसद था टैलेंट एक्विजिशन। मस्क दुनिया का ध्यान खींचना चाहते थे ताकि टैलेंटेड लोग आएँ और उनकी कंपनी से जुड़ें और इस काम को आगे बढ़ाएं। शुरुआती सालों में न्यूरालिंक जानवरों के ऊपर प्रयोग कर रही थी। 2021 में एक बंदर का दिमाग में लगी चिप के जरिए गेम खेलते हुए वीडियो भी रिलीज किया गया था। ये चिप कैसे काम करती है और दिमाग से डायरेक्टली कंप्यूटर डिवाइस कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं, बंदर गेम कैसे खेल रहा था, उसी तरीके से आदमी भी खेलता है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। वैसे इससे पहले न्यूरालिंक ने सुअर के साथ भी इस चिप का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जिसमें सुअरों के दिमाग में लगी न्यूरालिंक चिप से उसकी मूवमेंट पहले से प्रिडिक्ट की जा रही थी और वो कुछ खा रहा था तो वो भी साउंड वगैरह निकाल रही थी ना। लेकिन जानवरों में टेस्टिंग के बाद न्यूरालिंक का अगला पड़ाव था इसे मनुष्यों के दिमाग में लगाना, और ऐसा करने के लिए अमेरिका में एक एजेंसी की परमिशन चाहिए होती है। उस संस्था का नाम है FDA। अमेरिका में लोगों के स्वास्थ्य संबंधी रेगुलेशन FDA देखती है, और FDA स्वस्थ लोगों पर प्रयोग करने के लिए इस चिप इम्प्लांट की इजाज़त नहीं दे सकती। इस तरह के प्रयोग को तभी मंजूरी मिल सकती थी जब ये किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को हल करने का तरीका पेश करें। इसलिए न्यूरालिंक ने ऐसे मरीजों को टारगेट किया जिन्हें किसी तरह के ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर थे, जैसे क्वाड्रिप्लेजिया। मतलब इस नाम की कंडीशन होती है जिसमें दिमाग के शरीर के ज़रूरी हिस्सों से संपर्क टूट जाता है, हाथ पैर वगैरह से, तो वो हाथ और दिमाग का तालमेल नहीं रह जाता, जैसे ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ये सब नहीं हो पाती। तो इस तरह के ब्रेन डिसऑर्डर्स का इलाज बहुत मुश्किल होता है और सर्जरी वगैरह ये सब कुछ है नहीं कारगर इलाज। न्यूरालिंक ने अपनी चिप को इसके सॉल्यूशन की तरह पेश किया कि इससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। मतलब अगर कोई बंदर अपने दिमाग में लगी चिप से कंप्यूटर गेम्स खेल सकता है, तो इस तरह के पैरालिसिस से जूझ रहे मरीज़ भी इस चिप से कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, दूसरी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। वो इस चिप से अपनी व्हीलचेयर या दूसरे स्मार्ट डिवाइस भी एक्सेस कर सकते हैं। न्यूरालिंक ने अपनी चिप को ब्रेन डिसऑर्डर्स से जूझ रहे लोगों के लिए कारगर सॉल्यूशन की तरफ पेश किया। तो कई सालों से न्यूरालिंक इन मरीजों में सर्जरी के लिए FDA अप्रूवल की कोशिश कर रही थी, और सितंबर 2023 में आखिरकार उन्हें पहले ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त मिल गई। ये हर इंसान के दिमाग में चिप लगाने की छूट नहीं मिली है, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स से जूझ रहे चुनिंदा लोगों के क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त है। ट्रायल्स हैं, इन ट्रायल्स के नतीजों की जांच करके आगे का रास्ता तय होगा। वो रास्ता ये है कि इन बीमारियों के पुख्ता ट्रीटमेंट के तौर पर न्यूरालिंक चिप मार्केट में लॉन्च की जा सकती है, उसे डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं या नहीं, इस पर मुहर लगाई जाएगी। दरअसल इस तरह की सर्जरी से ब्रेन डिसऑर्डर्स में मदद करने का एक पूरा बड़ा मार्केट है जिसे न्यूरालिंक कैप्चर करने निकली है, और ये किसी स्टार्टअप के लिए एक बहुत कारगर स्ट्रेटजी होती है जिससे वो आगे बढ़ता है। इसी स्ट्रेटजी को पीटर थियल ने अपनी बेहतरीन किताब 0 to 1 में डिस्कस किया है। उनका कहना है कि शुरुआत में एक स्मॉल सब मार्केट को डोमिनेट करके शुरुआत करनी चाहिए स्टार्टअप्स को, ये एक अच्छी रणनीति होती है। एक छोटे से डोमेन में जब आप बेहतर खिलाड़ी हो जाते हैं तो उसके बाद आप वहाँ से पैसा जुटाकर अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे करके दूसरे डोमेन्स में, दूसरे इलाकों में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे फेसबुक सबसे पहले कॉलेज स्टूडेंट्स में एक कैंपस में कनेक्शन बनाती है, वहाँ सोशल नेटवर्क बनता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फैलता गया। गूगल पहले सर्च में आई, फिर वो तमाम सारी चीज़ें करती है, और ये धीरे धीरे कंपनियाँ छोटी शुरुआत करती हैं और एक बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगती हैं। पीटर थियल अपनी इसी किताब में क्लीन एनर्जी वाला एग्जाम्पल और मार्केट भी डिस्कस करते हैं, ये यहाँ कहीं पे, और टेस्ला का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने समझाया कि 21वीं सदी में कैसे जो शुरुआत में क्लीन एनर्जी की एक वेव आई थी तो बाकी सारी कंपनियां क्यों फेल हो गई लगभग, और टेस्ला उनमें से क्यों सक्सेसफुल होकर निकलती है। कई सारे फैक्टर्स के अलावा टेस्ला की सक्सेस का एक कारण ये भी है कि उन्होंने पहले एक स्पेसिफिक सब मार्केट चुना, छोटा सा स्पोर्ट्स लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट, और टेस्ला ने अपने रोडस्टर, जो उनकी कार का पहला मॉडल था, इससे बखूबी इस मार्केट को डोमिनेट किया। टेस्ला ने अपनी ये शुरुआती कार बहुत महंगे दाम पर बेची क्योंकि उस सब डोमेन में उनसे बेहतर कोई कार नहीं थी, और यहाँ से जो पैसा आया उससे आगे के प्रोडक्ट डेवलप करने में उन्होंने लगाया, और आज टेस्ला ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में कॉम्पीट कर रही है। ऐसे ही न्यूरालिंक भी करेगी, पहले स्पेसिफिक ब्रेन डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट से शुरू करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही पैरालिसिस से जूझ रहे लोगों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है। तो पूरी दुनिया में सोचिए, ये भी कहने को छोटा है पर ठीक ठाक बड़ा मार्केट है। अब इलॉन मस्क का एक ट्वीट देखिए, इमेजिन इफ स्टीफन हॉकिंग कुड कम्युनिकेट फास्टर देन अ स्पीड टाइपिस्ट और ऑक्शनियर, दैट इज आवर गोल।
ये न्यूरालिंक का शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन मस्क की नज़र एआई से जूझने पर टिकी है, उसका जो सिविलाइजेशनल रिस्क है उसके सिम्बायोसिस पर। जब न्यूरालिंक ने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ा ट्वीट किया, तब मस्क ने उसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि लॉन्ग टर्म में न्यूरालिंक एआई के सिविलाइजेशनल रिस्क को घटाने की भूमिका निभा सकती है। इससे ह्यूमन टू एआई और ह्यूमन टू ह्यूमन बैंडविड्थ कई गुना इंप्रूव होगी। न्यूरालिंक का जिक्र करते हुए कई दफ़ा इलॉन मस्क ये बैंडविड्थ की बात करते हैं। बैंडविड्थ को आपने इंटरनेट स्पीड के संदर्भ में सुना होगा कि जिस इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होती है जनरली उसकी उतनी तेज़ स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें। लेकिन यहाँ बैंडविड्थ को मस्क थोड़े से ब्रॉड सेंस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते रहते हैं। जैसे देखो अभी क्या है, मैं कुछ बोलकर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने की स्पीड की एक सीमा है और आपके सुनकर इसको प्रोसेस करने की स्पीड की भी एक सीमा है, 2x 3x 4x। इसके अलावा हमारे कम्युनिकेशन की ना एक बैंडविड्थ लिमिट है। मतलब ये लिमिट हमारे आँख, कान, मुंह, नाक, ये जो हमारे शरीर के सेंसेस हैं इनसे तय होती है। अब सोचो अगर बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना इनको हटाकर डायरेक्टली ब्रेन से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो, तो जो कि बिजली की रफ्तार से हो सकता है, तो ये कम्युनिकेशन बैंडविड्थ कई गुना बढ़ाई जा सकती है। और मस्क के मुताबिक ये मनुष्यों के एआई से लिंक करने में एक बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप होगा। इसके आधार पर मस्क लोगों को बड़े बड़े साई-फाई, साइंस फिक्शन वाले सपने दिखाते हैं, जैसे कि भविष्य में आप अपनी मेमोरीज अपलोड और डाउनलोड कर सकेंगे। आप अपने दिमाग से सोच कर ही कि भैया टेस्ला कार आ जा सामने, तो आपकी कार आ जाएगी सामने। ये सब सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसकी आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि न्यूरालिंक की प्रोग्रेस ज़रूर बहुत दिलचस्प है, लेकिन अभी तक न्यूरालिंक ने कुछ ऐसा नहीं किया है जो पहले से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जो दूसरे डिवाइसेस उन्होंने ना किया हो। और हमारा दिमाग एक बहुत ही जटिल हिस्सा है, अभी हम दिमाग के बहुत सारे हिस्सों को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। फिर इस दिमाग को कंप्यूटर से लिंक करके ऐसे काम किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, अभी ऐसा कहा नहीं जा सकता। ये कहना है एक्सपर्ट्स का। हालांकि एक बात पर सभी विशेषज्ञ निर्विवाद रूप से इम्प्रेस्ड हैं, वो ये है कि न्यूरालिंक की चिप की जो इंजीनियरिंग है वो बहुत बेहतरीन है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी सी चिप के ज़रिए ब्रेन की इतनी सारी एक्टिविटी, इतनी इन्फॉर्मेशन रीड और प्रोसेस की जा रही हो। और यार इलॉन मस्क ने पहले भी ऐसे काम किए हैं जो कई एक्सपर्ट्स को प्रैक्टिकल नहीं लगते थे, जैसे कि उनकी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला है, उनके जो काम है। इसलिए जहाँ एक तरफ मस्क के दावे कल्पना की दुनिया में उपजे दिखाई देते हैं, उन्हें हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। मस्क खुद ये बात कहते हैं कि उनके इस गोल को अचीव करने में हो सकता है दशकों का समय लग जाए। देखो हम नहीं जानते यार ये सब कब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है और आगे ये प्रोग्रेस रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जो भी हो, फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, इतना पक्का है। लेकिन इस एक्साइटमेंट में हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा, हमें एज इन ह्यूमंस को। और याद रखिए वो कथन है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वो हमारी एक टी शर्ट भी है, उसे आप देख सकते हैं। जैसे लंबी वीडियो देखने के बाद उसको लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आती है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, एआई के एग्जिस्टेंशियल रिस्क और उससे जुड़ी दूसरी वीडियोस भी बनाएंगे। अभी थोड़ा समझने में लगे हैं, ये लाइफ 3.0 पढ़ रहे हैं और जितना समझ में आएगा आपको समझाएंगे, है ना। एआई वगैरह से आप डरें नहीं, इसे समझें और अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर देखिए, वेबसाइट बिल्डर वगैरह टूल्स इस्तेमाल करके देखिए क्या काम हो सकते हैं, देखिए आपके क्या काम आ सकता है। इन सब किताबों के लिंक्स, ये जो है ये सब किताबों के लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इन्हें भी चाहें तो आप ले सकते हैं, अच्छी किताबें। और ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की। आपने पुरानी वाली नहीं देखी है तो उन्हें देखिए, 3-4 हमने कर दी हैं। और आगे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे।